हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और हम आज यहाँ पे हैं फ्रिक्शन, हमारा जो लेसन है 8th क्लास का साइंस का, इसके थर्ड टॉपिक पे। और हमारा आज का टॉपिक है वाई फ्रिक्शन अकर्स, कि आखिर जो घर्षण है जिसको आप फ्रिक्शन कह रहे हैं वो होता क्यों है। तो हमने पिछले 2 लेक्चर में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, मैं इसको बड़ी जल्दी से रिवाइज करता हूँ। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होता है उसके विरोध में काम करती है, उसे रोकने का प्रयास करती है, उसको कम करती है। ये ऐसी फोर्स फ्रिक्शन होती है। एक फुटबॉल जिसको किक मारी गई है वो थोड़े समय बाद अपने आप धीरे धीरे रुक जाती है, क्योंकि जो सरफेस है, जो धरती की सतह है, वो फ्रिक्शन उस पर काम करता है। और फ्रिक्शन उस हमेशा गति की दिशा के अपोजिट दिशा में काम करेगा। तो फुटबॉल जिसको किक मारी गई है वो कुछ समय बाद फ्रिक्शन की वजह से अपने आप ही रुक जाती है। फिर हमने उस सेकंड लेक्चर में स्टूडेंट्स ये भी देखा था कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि किस प्रकार की सतह पर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। अगर मैं एक फुटबॉल को सड़क के ऊपर रख के किक मारूंगा तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगी, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम है। लेकिन अगर उसी फुटबॉल को मैं एक रेत के मैदान में रख के किक करूँगा तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी, क्योंकि रेत जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन लगा रहा है। तो जितना अधिक रफ सरफेस होगी उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और जितनी स्मूथ सरफेस होगी फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। चलिए हम आज के टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट्स के वाई फ्रिक्शन अकर्स, कि आखिर घर्षण जो है वो होता क्यों है। फ्रिक्शन को हम हिंदी में घर्षण कहते हैं। तो देखिए क्या है, इसको समझिएगा, बड़ा आसान सा है और आपको बिल्कुल पहली बार में समझ आ जाएगा। फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इररेगुलरिटीज ऑन द सरफेस। तो फ्रिक्शन जिसको आप घर्षण कहते हैं वास्तव में क्यों होती है, क्योंकि जो सतह होती है, सरफेस होती है, उसके ऊपर इररेगुलरिटीज़ होती हैं, यानी खुरदरापन है, वो स्मूथ नहीं है, वो ऊंचे नीचे कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे उठा हुआ हिस्सा है, कहीं पे खड्डे हैं, कहीं पे उठा हुआ हिस्सा है। तो इसको बोलते हैं इररेगुलरिटीज़। जो चीज़ प्लेन ना हो वो इररेगुलर है। तो फ्रिक्शन का मुख्य कारण क्या है, यही इररेगुलरिटीज़ हैं, खुरदरापन है, जो कि आपको सतह पर नज़र आता है। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them. तो कई बार ऐसी सतह होती हैं जो आपको वास्तव में दूर से देखने पर तो बिल्कुल साफ स्मूथ नज़र आ रही होती हैं, बिल्कुल चिकनी नज़र आ रही होती हैं, लेकिन वास्तव में उनके अंदर भी बहुत छोटी छोटी इररेगुलरिटीज़ जो हैं वो देखी जा सकती हैं। Irregularities lock into one another on the two surfaces. अब इररेगुलरिटीज़ मतलब आप सोचिए कि एक मेज है, वो खुरदरा है, और उसके ऊपर आप एक छोटी सी कोई प्लास्टिक की चीज़ है वो चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी खुरदरी है। तो जो खुरदरापन, जो इररेगुलरिटीज़ मेज में हैं और जो इररेगुलरिटीज़ इस ऑब्जेक्ट में हैं, वो दोनों आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, एक दूसरे के अंदर फंस जाती हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाती। When we attempt to move an object, we have to apply a force to overcome interlocking. और अगर आप चाहते हैं कि आप इनको मूव करें तो आप ये जो इंटरलॉकिंग हो गई है, जो दोनों सतह आपस में फंस गई हैं, इनको मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। There are larger number of irregularities on rough surface, so friction इज़ ऑफ ग्रेटर ऑन रफ़ सरफेस। अब चूँकि जो रफ़ सरफेस होती हैं, जो खुरदरी सतह होती हैं, उनमें इररेगुलरिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा इररेगुलरिटीज़ होंगी, जितना ज़्यादा खुरदरापन होगा, उतनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी और बॉडी की मोशन उतनी ही कम हो जाएगी। Now, because the friction is caused by interlocking of irregularities in the two surfaces, it is obvious that friction will increase if the two surfaces are pressed harder. अब देखिए, हम समझ चुके हैं कि फ्रिक्शन क्यों होती है, क्योंकि दोनों सतह जो आपस में टच में आती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, उनमें इंटरलॉकिंग हो जाती हैं, एक दूसरे में फंस जाती हैं। तो जाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा उनमें इंटरलॉकिंग होगी वो फ्रिक्शन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फ्रिक्शन उतना ही बढ़ जाएगा। अब इसको छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कहीं ग्राउंड में एक साइकिल खड़ी है और एक साथ में हमारे कार भी खड़ी है। अब देखिए, साइकिल जो है वो हल्की है, लेकिन कार जो है वो भारी है। इसका मतलब जो कार के टायर हैं वो ज़्यादा गहरे प्रेस हो गए हैं धरती की सतह पर, यानी कार जो इंटरलॉकिंग कर रही है धरती की सतह के साथ वो ज़्यादा है। जबकि साइकिल भी इंटरलॉकिंग कर तो रहा है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि वो कम प्रेस कर रहा है अपने आप को, उसका वज़न कम है। तो ऐसे में अगर मैं कहूँ कि आप साइकिल को भी धक्का दीजिए और कार जो खड़ी है इसे भी धक्का दीजिए, दोनों को मोशन में लाइए, तो जाहिर सी बात है कार का वज़न ज़्यादा है, उसकी इंटरलॉकिंग भी ज़्यादा है और उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा है। तो कार को अगर आप चाहते हैं कि मोशन में लाएं तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, जबकि साइकिल जो कि कम इंटरलॉकिंग हुई है उसकी, तो उसे आप थोड़ी सी फोर्स के साथ ही मोशन में ला सकते हैं।
तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीखी हैं स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में कि भाई फ्रिक्शन जो है वो उसका मुख्य कारण है इरेगुलरिटीज़, यानी कि सतह की रफनेस, जो हमारे पास सतह में खुरदरापन होता है उसी की वजह से हमारे पास क्या होती है, फ्रिक्शन आती है। और दूसरा, जितनी ज़्यादा वज़न होगा किसी दो सरफेसेस के बीच में, जो ऊपर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसको आप मूव करना चाह रहे हैं, फ्रिक्शन उतना ही अधिक होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक कि फ्रिक्शन होती क्यों है, घर्षण क्यों देखने को मिलता है हमें। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे उन फैक्टर्स के बारे में, उन कारकों के बारे में जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो प्रभावित होती है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।